सोडियम की। तो सोडियम में आप बात करते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 होता है। जब ये इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर कितने चार्ज आ जाएगा, 1 चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके ऊपर चार्ज आ गया +1। तो +1 जो इसके ऊपर चार्ज आया, तो वो बेसिकली क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चल गया, ये बेसिकली क्या होती है, चार्ज होता है। जो भी कोई एलिमेंट अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या गेन कर लेता है, जब गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में होगी। तो सपोज अगर हम बात करते हैं जी क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 एंड देन 2p आ जाएगा हमारे पास 6, 3s2 3p हमारे पास 5 आ जाएगा। अब देखें आउटरमोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं कितने, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, 17 है। ठीक है, टोटल इसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो नियॉन के बाद जो आर्गन होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, हम देखें नोबल गैस को देख लें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो अगर इसने 17 से 18 होना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ये गेन करेगी, ना कि ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और नियॉन बन जाए। ठीक है, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना इसके लिए मुश्किल है, और जबकि आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना इसके लिए क्या जरूरी है, मतलब इजी होता है इसके लिए। तो अब क्लोरीन क्या काम करता है, जो सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने डोनेट किया, ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने डोनेट किया, वो क्लोरीन क्या कर लेता है, पिक कर लेता है, ले लेता है। जब ये ले लेगा तो क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। अब एक नेगेटिव चार्ज आया, तो एक नेगेटिव चार्ज से मुराद क्या है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की क्या है, -1। समझे बात, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की क्या आ गई थी, -1। इसी तरह से ऑक्सीजन की देख लेते हैं हम। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी बात करेंगे तो हम देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करेंगे 1s2 2s2 एंड देन 2p4। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। टोटल इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। अब इसके करीब करीब कौन सी गैस आएगी जिसको जिसकी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है, या वो नियॉन है, ठीक है, और या वो हीलियम है। अब नियॉन तक जाना इसके लिए ज्यादा इजी है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले ले तो इसका एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा, 10। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास है ये हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को तो लूज नहीं कर सकता, 6 को लूज करना 2 से गेन करने से हम कहते हैं ज्यादा इजी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेता है। अब ऑक्सीजन जो है, अब देखेंगे H2O। अगर H2O की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन भी क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो है, अगर ये इंडिविजुअल ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन ले ले तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड किया जाए तो ये क्या बन जाएगी, O -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी, -2 होगी। क्यों -2 आई, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिए, एक्सेप्ट कर लिए, गेन कर लिए। तो अब ओवरऑल अगर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, लाइक दिस वन H2O, तो H2O में हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, न्यूट्रल होगी। क्यों न्यूट्रल होगी, क्योंकि इसका सम किया जाता है, अलजेब्रिक सम किया जाता है। तो अलजेब्रिक सम करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी H2O। अब हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, 2 हाइड्रोजन कितने डोनेट करेंगे, 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, 2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2। तो एज अ होल मॉलिक्यूल क्या होगा, न्यूट्रल होगा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। समझे बात। अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखते हैं NH4 पॉजिटिव और O2 -2 और CH4 पॉजिटिव। अब बेसिकली ये जो है, ये बेसिकली मॉलिक्यूलर आयन इनको नाम दिया जाता है। तो इन्होंने क्या किया होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया हुआ होता है, ठीक है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ होता है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए होते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में किसी के ऊपर जोन सा भी चार्ज आ रहा होता है तो वो भी उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट की होती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है जी। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने पढ़ ली है, एटॉमिक रेडियस से एटॉमिक साइज भी पढ़ ली है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या चीज है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कहते होते हैं कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है ये ऐड भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है जब किसी न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जाता है। ठीक है, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करवाते हैं तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अब्सॉर्ब हो या रिलीज हो उसको क्या नाम देते होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कि क्या किया जाता है, ऐड करवाया जाता है, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया जाता है। अब देखें, पहले हम साथ डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी को भी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, दोनों को साथ ही डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये किस से किस तरफ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, मतलब कि ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर हमने इसका ट्रेंड देखना है। अगर हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम अगर आए, ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन का अगर मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को देनी पड़ेगी। तो सो एक सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस करता हूं आपके साथ कि अगर आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और इसके अंदर एक स्टोन पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इस स्टोन को जब आप बाहर निकालेंगे तो वाटर लेवल कम हो जाएगा, पानी यहाँ तक आ जाएगा। अब इसमें आप पानी और ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सो हमें पता चला कि जब भी किसी भी एटम में से उसके आउटरमोस्ट शेल के में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो हमें एनर्जी देनी पड़नी है। ठीक है, हम एनर्जी को देंगे तो एनर्जी उसमें क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वाटर ऐड हो रहा है ना, ठीक है, तो ऐड से मुराद एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी तो फिर ये जाके एक्साइटेड फॉर्म में जाएगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट होगा या वो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। तो अब इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी एज कंपेयर टू लिथियम एंड द सोडियम। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ शेल एक ही है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने करीब होंगे उनको रिमूव करने के लिए उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितने दूर होंगे, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उनको कम एनर्जी की जरूरत होगी, उन्हें कम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेंगे, लूज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो सो हमें पता चल गया कि टॉप टू बॉटम अगर आए तो नंबर ऑफ शेल ऐड होते हैं, जब नंबर ऑफ शेल ऐड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर लाई कर रहे होते हैं, वो न्यूक्लियस से दूर लाई करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस न्यूक्लियस की कम हो जाती है आउटरमोस्ट शेल के ऊपर। जब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल के ऊपर कम हो जाएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना हमारे लिए इजी हो जाता है। समझे बात? अच्छा, तो हमें पता चल गया कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, मतलब इसे आपने ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी, इसे थोड़ी एनर्जी देंगे, इसे उससे कम एनर्जी देंगे। तो हमें पता चल गया कि एलिमेंट जो है इनकी अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती जा रही है तो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती जाएंगी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी और एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से लूप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कार्य होती है, डिक्रीज कर रही होती है। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कार्य होती है, डिक्रीज कर। अच्छा, लेफ्ट से राइट की अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट से राइट अभी हमने एक ट्रेंड बना के देखा था थोड़ी देर पहले कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो हम कहते हैं कि एलिमेंट स्टेबिलिटी के करीब जाते जाते हैं। तो अब जितना एलिमेंट को स्टेबिलिटी के जितना करीब होगा, सपोज फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में आप बात देखेंगे कि इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे होते हैं। 4 and 3 7। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन अगर पाए जा रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो स्टेबिलिटी के करीब है। जो एलिमेंट स्टेबिलिटी के जितना करीब होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना
मुश्किल होगा, ठीक है। अब ये एलिमेंट लिथियम स्टेबिलिटी से दूर है, ठीक है। अब ये मतलब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से बहुत दूर है ये, ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है, ठीक है। अच्छा जी, उससे ज़्यादा मुश्किल कौन सी है? बेरिलियम, बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो जितना हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते जाएंगे तो एलिमेंट स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या कर रही होती है? इंक्रीज कर रही होती है, बढ़ रही होती है। मतलब इनमें से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी दोगे फिर यहाँ से जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो आप रिमूव कर सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं। हम कहते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं 1s2 2s2 एंड देन 2p6 3s2। अब देखिए मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसके साथ ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखते हैं। अब यहाँ पे हो गया हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखें अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, तो ये इसकी हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब जब कोई एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको नाम दे देते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब वो 2 डोनेट करता है उसे कहते होते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा कम होती है और सेकंड की वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? इसकी रीजन क्या है? यहाँ पे देखें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जा रहा है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। तो इस 12 का मतलब क्या होता है जी? इस 12 का मतलब होता है इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 12 ही क्या होते हैं? इसके अंदर प्रोटॉन पाए जा रहे होते हैं। मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 क्या है? इसके अंदर प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। अब देखिए कि 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 क्या है? प्रोटॉन, जिसकी वजह से मैग्नीशियम क्या रहता है? स्टेबल रहता है। जो बेसिकली प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा होता है? अट्रैक्ट कर रहा होता है। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो इक्वल इन अमाउंट होते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि मैग्नीशियम में से हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करवाना है, ठीक है, तो हम इसको एनर्जी देंगे। जब एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा लूज। सपोज आपने इसको थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर गया? रिमूव। सपोज हम कोई भी एनर्जी की वैल्यू लिख लेते हैं, 436 लिख लें या कुछ भी लिख लें, ठीक है। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया, रिमूव क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन तो नहीं हुआ। अब यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? रिमूव, तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या आ गया? Mg+1, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन रेट अभी क्या होगी? +1। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। लेकिन अब अगर मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम ने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है। किसकी करनी है? नियॉन की करनी है। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10 होता है। तो मतलब इसका 12 है, इसलिए आपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब हम लूज करवाएंगे हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी थोड़ी देनी पड़ेगी, जबकि हम इसका ये वाला जब इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे तो अब हमें पहले जितनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, अब पहले से ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों ज्यादा देनी पड़ेगी? क्योंकि अब इसने पहले जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11 और प्रोटॉन कितने हो गए? इसके पास 12 प्रोटॉन हो गए। अब 12 प्रोटॉन क्या कर रहे होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन को आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कितने ज्यादा हो गए? एक चार्ज ज्यादा हो गया, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन क्या हो गए? ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे डोमिनेंसी ऑफ चार्जेस आ जाएगी। तो डोमिनेंसी ऑफ चार्जेस जब आएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। एक ज्यादा हुआ प्रोटॉन तो हमने इसको लिख दिया +1। अब देखें कि बेसिकली जो बाकी इलेक्ट्रॉन है, जो बेसिकली बाकी प्रोटॉन है, वो फोल्ड बना लेते हैं, वो ज्यादा जोर के साथ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डोमिनेंट हो जाते हैं और वो ज्यादा जोर के साथ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम अगर इस मॉलिक्यूल को, इस बेसिकली मैग्नीशियम में से जब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे तो हमें यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा? हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से हम बात करेंगे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो कम होती है और सेकंड की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी तरह से अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएंगे तो वो और अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, फोर्थ को करवाएंगे और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितना मतलब न्यूक्लियस के करीब जाते जाओगे तो
हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे तो उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो सो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये बेसिकली टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है हमने, तो इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे किस से किस तरफ इजीली हम ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टॉप टू बॉटम अगर आए, ठीक है, पहले ग्रुप्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ के ऊपर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना, ठीक है, हम कहते हैं कि जिसका साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, तो वो बेसिकली एलिमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी होगा और वो इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर पाएगा और हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को ऐड भी करवा सकते हैं। तो अब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया थी यहाँ पे, ठीक है, कि अगर पहले से कोई भी यहाँ पे स्टोन पड़ा हुआ है, स्टोन से बना के इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से आप उसको रिमूव करोगे तो वाटर लेवल कम हो जाएगा और वाटर आपको ऐड करना पड़ेगा ग्लास में। तो सो इसी तरह से अगर आप देखें कि अगर ये ग्लास ऑफ वाटर जो है वो ऑलरेडी जो है वो फिल्ड है, ठीक है, ये पूरा पानी के साथ भरा हुआ है, तो आपने इसमें से एक स्टोन ऐड करना है, स्टोन से बड़ा पानी ऐड करना है, ठीक है, तो जो स्टोन है वो आप ऐड करोगे तो पानी जो है यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। मतलब जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से निकलेगी, रिलीज होगी। जब अमाउंट ऑफ एनर्जी हम कहेंगे यहाँ से रिलीज होगी तो बेसिकली एटम जो है हम कहते हैं कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देखिए कि अब इन बेचारे जितने भी टॉप टू बॉटम ग्रुप्स जो हैं इनके साइज इंक्रीज होता रहता है एटम का। जब साइज इंक्रीज होता है तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना यहाँ पे मुश्किल होता है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पा रहे क्योंकि टॉप टू बॉटम अगर हम मूव कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम अगर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जबकि लेफ्ट टू राइट जाएं तो इलेक्ट्रॉन इजीली हम ऐड करवा सकते हैं क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। समझे बात? तो लेफ्ट से राइट हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना हमारे लिए इजी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लेफ्ट से राइट इंक्रीज करेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम इजीली ऐड करवा सकते हैं, जबकि टॉप टू बॉटम हमारे लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट्स।